नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को अब प्रारंभ करते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, आप सभी लोग जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। जल्दी से शेयर करें आप सभी लोग, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक आप हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। शेयर कर दिया होगा आप सभी लोगों ने। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी लोग संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, ठीक है दोस्तों। और आप सभी लोग आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्या करेंगे दोस्तों, अपने एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे, ठीक है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान जब जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, आज इस मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोगों ने लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मानव रोग चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो उसी चैप्टर से संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े भी हैं दोस्तों, तो इसको समझते हुए चलेंगे और जो पॉइंट नोट नहीं किए होंगे उसको नोट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, संक्रामक रोग। क्या है दोस्तों, हेडिंग क्या बनाएंगे, संक्रामक रोग। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संक्रामक रोग क्या है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है दोस्तों कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं या होते हैं, वे रोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, संक्रामक रोग कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संक्रामक रोग क्या है या किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाते हैं या हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। पहला संक्रामक रोग हम लोग दोस्तों निमोनिया को देखेंगे। कौन सा रोग दोस्तों, निमोनिया। तो अच्छे ढंग से आप सभी लोग समझते हुए चलेंगे दोस्तों, क्या है निमोनिया, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं निमोनिया कारक, तो दोस्तों यह रोग मुख्यतः शिशुओं व वृद्धजनों में होता है। किस में होता है दोस्तों, यह रोग जो है मुख्यतः शिशुओं व वृद्धजनों में होता है, परंतु अन्य उम्र के लोगों में भी यह हो सकता है। जो अन्य उम्र के लोग होते हैं उनमें भी यह क्या होता है, रोग हो सकता है, ठीक है। फेफड़ों में होने वाला यह संक्रामक रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से होता है। आपसे यही पूछा जा सकता है दोस्तों कि निमोनिया किसके या किस जीवाणु के द्वारा होता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। इस जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है दोस्तों, होता है, ठीक है।
क्लियर हो चुका होगा। चलिए, इनके अतिरिक्त दोस्तों यह किनसे होता है, तो स्टेफाइलोकोकस और पायरोजिन्स, क्लीसिएला निमोनियाई तथा चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु व माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। चलिए, निमोनिया अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, तो निमोनिया दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला आपका क्या है, विशिष्ट निमोनिया। क्या है, विशिष्ट निमोनिया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट निमोनिया क्या होता है। तो यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। जो विशिष्ट निमोनिया होता है यह किससे होता है, तो यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वो पूरा जो सिस्टम है दोस्तों वो क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। यानी कि जो जिनके क्या होते हैं दोस्तों, जिनके श्वसन तंत्र डिस्टर्बेंस होते हैं ये इसमें हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला द्वितीयक निमोनिया। अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीयक निमोनिया क्या है, अभी मैंने विशिष्ट निमोनिया के बारे में बताया दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्वितीयक निमोनिया। द्वितीयक निमोनिया की अगर बात करते हैं तो यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, और यह रोग उन व्यक्तियों में होता है, यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पूर्व प्रभावित होते हैं। यानी कि अभी पहला वाला जो हम लोगों ने देखा, इसको आप ध्यान से फिर से समझिएगा दोस्तों। मैं एक बार आपको पुनः समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो विशिष्ट निमोनिया है, अगर जिस व्यक्ति को सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी यह रोग हो जाता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया से होता है, तब आप क्या बताएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जिनका सामान्य श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, उनमें यह रोग होता है। लेकिन अगर बात करते हैं द्वितीयक निमोनिया दोस्तों, तो द्वितीयक जो निमोनिया है यह किस में होता है, तो यह दोस्तों जिनमें क्या होता है, फेफड़े से संबंधित क्या होता है दोस्तों, कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। यानी कि फेफड़े इस रोग से पूर्व क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि फेफड़े से संबंधित उनमें तमाम तरह की बीमारियां होती है, तो उनमें दोस्तों द्वितीयक निमोनिया होता है। ठीक है, यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्तियों में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है, और यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से क्या पूर्व प्रभावित होते हैं। क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग हमें थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, निमोनिया के लक्षण। क्या है निमोनिया के लक्षण, आइए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, निमोनिया के लक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, रोगी को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान के चलिए व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तेजी से दौड़ देता है तो वो क्या करने लगता है दोस्तों, हफनने लगता है। ठीक है, यानी कि रोगी को सांस लेने में क्या होगी दोस्तों, उसको समस्याएं आने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, उसको क्या होगा दोस्तों, काफ़ी ठंडी लगेगी। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, ठीक है दोस्तों, या जो व्यक्ति या जो बच्चा इससे पीड़ित होता है, उसका यानी कि उसको तेजी से क्या लगेगा दोस्तों, उसको सर्दी लगेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, रोगी को तीव्र ज्वर भी आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को क्या होगा, उसको बुखार तीव्र आएगा। ठीक है, उसके बाद रोगी की भूख मर जाती है। जैसे उसकी जो भूख होती है दोस्तों, अब
सुबह शाम और दोपहर को भोजन लेना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति क्या करेगा, एक बार खाने के बाद उसकी भूख नहीं लगेगी, ठीक है, तो रोगी की भूख मर जाती है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया दोस्तों निमोनिया के लक्षण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोगी को श्वास लेने में बाधा उत्पन्न होती है, रोगी को तीव्र सर्दी लगती है और रोगी को तीव्र ज्वर भी होता है। और चौथा नंबर है दोस्तों, रोगी की भूख मर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, निमोनिया के लक्षण। आइए दोस्तों अब हम लोग निमोनिया के रोकथाम के उपाय के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। निमोनिया के रोकथाम के उपाय के बारे में जानते हैं, तो अच्छे ढंग से इसको समझिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा है, वैसे दोस्तों मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले। और ये दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में जितने भी हमने पॉइंटों को लिया है दोस्तों, वो आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों निमोनिया के रोकथाम के बारे में जानते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों ने शेयर कर ही दिया होगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं निमोनिया के उपाय, तो दोस्तों संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जिसको निमोनिया हो गया है दोस्तों, उससे क्या होना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। क्या कहना चाहिए दोस्तों, हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगला पॉइंट, रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्म वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलिए आपके घर में कोई निमोनिया रोग से पीड़ित हो चुका, तो उसके वस्त्र आपको यूज नहीं करना है, वो जिसमें खाना खाता है उस बर्तन को भी यूज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वो व्यक्ति सोता है उसका बिस्तर भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, घर तथा पास पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अपने आसपास घर में क्या करना चाहिए दोस्तों, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, अब हमारा क्या हेडिंग आता है दोस्तों, जुखाम। अब हम लोग दोस्तों जुखाम के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। जुखाम या सामान्य ठंड, जुखाम को क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य ठंड भी कहते हैं, ठीक है। जिनको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है दोस्तों, वो अपने वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर ले। जिनको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो अपने वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, ठीक है दोस्तों। चलिए जिन्होंने, अगर आप लोगों ने इस कॉपी में लिखा है दोस्तों तो नोट किया है, तो आप सब लोग बस समझते हुए चलें, ठीक है। चलिए जुखाम या सामान्य ठंड क्या होता है दोस्तों, आइए इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले आप सभी लोग बताएं कि जुखाम किस वायरस के द्वारा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं सब लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों कि जुखाम किस वायरस के द्वारा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, ओके ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए देखिएगा, बिल्कुल सही कुछ लोग बताए हैं, चलिए बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों अब हम लोग जुखाम या सामान्य ठंड के बारे में जानते हैं। चलिए इसके जानने से पहले दोस्तों एक दो क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या बताना है, सुनिएगा ध्यान से, देखेंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप से लोग, ये आपके पेपर में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना बन सकती है। जल्दी से बताएं, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताएं आप सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। जल्दी से, कोई विकल्प, इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा दोस्तों, बस आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके, देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं ओजोन दिवस, तो दोस्तों ओजोन दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये पृथ्वी है दोस्तों और ये सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर आती हैं। कहाँ पर आती हैं दोस्तों? पृथ्वी पर। और दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे नज़दीक मंडल पाया जाता है वो कौन सा मंडल है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इनके क्रमों को कमेंट करके बताएं, ठीक है। पहले आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? क्षोभ मंडल। फिर क्या पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें, जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें, ठीक है। जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले आपका क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। पहले क्या पाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे निकट का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, ठीक है। कौन सा मंडल कहलाता है दोस्तों? क्षोभ मंडल कहलाता है, ठीक है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। फिर दोस्तों जैसे ही क्षोभ मंडल के हम लोग ऊपर चलते हैं, देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वे दोस्तों कहाँ? वो दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? तो वो दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आंधी का आना, पानी का बरसना, ठीक है दोस्तों, पवने, ये सब कहाँ पर दोस्तों? तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल आता है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल के जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे तो कौन सा मंडल आएगा? हाँ कौन सा मंडल दोस्तों? कौन सा मंडल दोस्तों? बताएं। समताप मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। कौन सा मंडल आएगा दोस्तों? समताप मंडल, ठीक है। कौन सा मंडल? समताप मंडल, ठीक है। और दोस्तों इसी समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर में जो ओजोन परत का लेयर होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितने किलोमीटर से दोस्तों? तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। किसी कॉपी या बुक में आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि 20 से 35 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें घबराने की कोई बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है दोस्तों? ओजोन परत का लेयर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत का लेयर पाया जाता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंडल हमारा कौन सा मंडल होगा? हाँ, इस चीज़ को ध्यान देना है कि दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसकी सघनता होती है, अभी मैंने बताया कि 15 से 35 किलोमीटर, ठीक है। अगर 20 से 35 किलोमीटर दिया है तो वह भी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है, मैंने बता दिया। और दोस्तों ओजोन संरक्षण को बचाने के लिए
क्या दिया दोस्तों, 16 सितंबर को हर वर्ष 16 सितंबर को हर वर्ष क्या किया जाता है दोस्तों, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों मॉन्ट्रियल शहर किस देश का है आपको यह बताना है। मॉन्ट्रियल शहर में एक समझौता होता है, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा इतना। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बताएं, जल्दी से कमेंट करके आपसे लोग बताने का प्रयास करें। हाँ बताएं आप सब लोग जल्दी से दोस्तों, मैं आपकी कमेंट को देख रहा हूं, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, विश्व एड्स दिवस यह दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप सब लोग जल्दी से एड्स का पूरा नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें एड्स का पूरा नाम। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग, एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का पूरा नाम आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है दोस्तों एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह दोस्तों हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों जल्दी से इसके वायरस का नाम कमेंट करके बताने का प्रयास करें, जल्दी से बताएं आप सब लोग। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग बताने का प्रयास करें, जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों सभी लोग बताने का प्रयास करें कि HIV, ठीक है, इसके वायरस से क्या नाम है दोस्तों, SIV, क्या नाम है, HIV। अब इसका पूरा नाम बताएं, SIV का क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं HIV का पूरा नाम, जल्दी से कमेंट करके बताएं HIV का पूरा नाम। दोस्तों देखिए HIV का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा इतना दोस्तों। चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस, इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। बताएं आप सब लोग, जल्दी से कमेंट करें। विश्व पर्यावरण दिवस आपके मैंने स्क्रीन के सामने लिख दिया, बताएं जल्दी से कब मनाया जाता है। ये कुछ दिवस आपके पेपर में आने की इनकी प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने इतना जान लिया था कि निमोनिया के क्या क्या उपाय हैं। अब दोस्तों हम लोग जुखाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं जुखाम, तो इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा आप सभी लोग, यह आपके पेपर में इसकी आने की प्रबल संभावना बन सकती है। देखिए जुखाम की कारक क्या हैं, तो यह अति संक्रामक रोग पीको वायरस समूह के राइनो वायरस द्वारा होता है। और दोस्तों मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास में कोरोना वायरस भी लिखवाया है। ठीक है, तो ये कुछ कोरोना वायरस के इसके भी
इसमें क्या होता है, यह होता है, ठीक है दोस्तों। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। कैसे फैलता है दोस्तों? यह अति संक्रामक रोग पीको वायरस समूह के राइनो वायरस द्वारा होता है और यह विषाणु जल की कणिकाओं द्वारा नाक के स्राव से एक दूसरे में क्या होता है दोस्तों? फैलता है। एक दूसरे में क्या होता है? फैलता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर बात करते हैं जुखाम के लक्षण, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हेडिंग बना लेंगे जुखाम के लक्षण। तो जुखाम के लक्षण क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर फर्स्ट, आंखों तथा नाक से पानी आना। देखिए क्या होता है, हम लोग जब जुखाम से पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों से आंख तथा नाक से क्या आने लगता है दोस्तों? पानी आने लगता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? आंखों तथा नाक से पानी आना, ठीक है। उसके बाद खांसी का आना, क्या है दोस्तों? खांसी का आना, यह भी जुखाम का लक्षण है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुखार आना। इसमें क्या होता है दोस्तों? बुखार भी आता है, ठीक है। तथा उसके साथ साथ हाथ पैर व कमर में दर्द रहता है, ठीक है दोस्तों। हाथ पैर व कमर में क्या होता है दोस्तों? दर्द रहता है तथा बेचैनी रहता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? बेचैनी सा शरीर फील करता है, ठीक है। और शरीर में कमजोरी, शरीर का कमजोर होना, यह दोस्तों क्या है? यह दोस्तों जुखाम का लक्षण है। पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने बताया दोस्तों, आंख तथा नाक से पानी आना, खांसी आना, बुखार का आना, हाथ पैर व कमर में दर्द, बेचैनी आना तथा बेचैनी बनना तथा शरीर का क्या होना दोस्तों? कमजोर होना। ये सब क्या हैं? तो ये सब आपके जुखाम के क्या हैं दोस्तों? ये सब जुखाम के लक्षण हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जुखाम के उपाय के बारे में चलते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे जुखाम अगर हो गया तो कैसे बचा जाए, ठीक है दोस्तों। इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो व्यक्ति जुखाम से पीड़ित है उससे क्या रहना है दोस्तों? हमें दूर रहना है, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता है कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, ठीक है दोस्तों। तो हमें मास्क का प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी बनाकर एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं तो दूरी से हाथ मत मिलाइए, उन्हें नमस्ते या आपके जिस तरह व्यवहार करने के हैं, जैसे आपके समकक्ष हैं तो आप अपने फ्रेंड को जैसा बोलते हैं उस तरह बोल सकते हैं, हाथ नहीं मिलाएं, ठीक है दोस्तों। नमस्ते, गुड मॉर्निंग और कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 गज की दूरी से मास्क लगाकर। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, रोगी को खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब भी रोगी खांसे या छींके उस समय दोस्तों उसको रुमाल से ढक लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलिए रुमाल नहीं है तब दोस्तों क्या करना चाहिए? कोहनी, जैसे आपको अभी आपने कोरोना काल में इसके काफ़ी प्रचार को भी देखा है कि कोहनी में भी क्या कर लेना चाहिए, यानी कि अपने मुंह को ढक लेना चाहिए कोहनी से, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट, इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया भी था, मान के चलिए आपका कोई एक दोस्त है जो कि जुखाम से पीड़ित हो चुका, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? अपनी कॉपी या किताब को लेकर पढ़ रहा है, ठीक है। और आपका कोई भी विषय नहीं कंप्लीट है, ठीक है। तो उसके विषय को अगर मांगने जा रहे हैं कि भैया हमें अपनी नोट्स दे दीजिए, और वो लेकर पढ़ रहा है और उसको जुखाम भी है, ठीक है दोस्तों। और क्या कर रहा है? जब भी वो छींक रहा है, जब भी वो खांस रहा है, ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है? अपने कॉपियों का सहारा, अपने कॉपी को लगा ले रहा है। तो फिर उसके जो वायरस है जुखाम के उन कॉपियों पर आ जाते हैं, और फिर अगर आप उस कॉपी या पेन को लेते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों? उसका संक्रमण यानी कि आप में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा जुखाम, ठीक है। अगर जुखाम पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है दोस्तों
क्लियर हो चुका, तो हमें एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और टाइफाइड को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं क्या आपको जुकाम क्लियर हो पा चुका दोस्तों, क्या आपको जुकाम पॉइंट क्लियर हो चुका। हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको जुकाम पॉइंट क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट टाइफाइड ज्वार। क्या है टाइफाइड ज्वार, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हम बात करते हैं टाइफाइड ज्वार, तो टाइफाइड ज्वार क्या है। यह संक्रामक रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यह रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणुओं के द्वारा होता है और इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड जो जीवाणु का नाम है वह दोस्तों क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्या है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। कहाँ पर रहता है दोस्तों, यह जो जीवाणु है वह कहाँ रहता है, छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों, तो छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला पॉइंट, रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है तथा इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मल मूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है और मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। टाइफाइड रोग को फैलाने में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका किसकी होती है दोस्तों, तो किसकी होती है, मक्खियाँ की होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी होती है, मक्खियाँ की। ठीक है, एक बार इसको आप सभी लोग फिर से सुनेंगे कि यह संक्रामक रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु के द्वारा होता है और इसे ही साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। और यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। जो साल्मोनेला टाइफी है दोस्तों, यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी लिखाया है, आप अपनी नोट्स उठा के देख सकते हो दोस्तों कि यह जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है यह दोस्तों छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, वह रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है। ठीक है दोस्तों, गर्मी में होता है और इसका जीवाणु यानी कि जो जीवाणु है वह दोस्तों संक्रमित भोजन, जल, मल मूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है। मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि के समय भी यह रोग अधिक फैलता है। ठीक है, और यह रोग पूरे विश्व में पाया जाता है। यह रोग जो है दोस्तों पूरे विश्व में पाया जाता है। प्रायः यह 1 से 15 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा टाइफाइड क्या है। आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइफाइड के लक्षण के बारे में जानते हैं। क्या है टाइफाइड के सिम्टम। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है। रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है। पॉइंट नंबर 2, पूरे शरीर में दर्द रहता है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, भूख नहीं लगती तथा आंतों में परेशानियां होने लगती है। भूख नहीं लगती तथा दोस्तों आंत जो होते हैं, जो आंत हैं उनमें क्या होता है, परेशानियां होने लगती हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, इसके साथ साथ रोगों की जो नाड़ी की धीमी हो जाती है। जो नाड़ियां होती है दोस्तों उनकी जो दर होती है वह क्या होती है दोस्तों, धीमी हो जाती है। क्या होती है, धीमी हो जाती है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर इतना आपको क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से थंबनेल करें। हाँ, सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी आपकी इस क्लास में जुड़कर वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, और उनको भी आगामी परीक्षा में काफ़ी सफलता मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, हाँ,
मुझे आशा है कि आप सभी लोग शेयर कर दिए होंगे दोस्तों। चलिए अगले सिम्टम को हम लोग जानते हैं कि क्या है सिम्टम टाइफाइड के। देखिए दोस्तों अगला सिम्टम क्या है, तथा शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। जो शरीर पर क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे दाने लाल रंग के निकल आते हैं, ठीक है। और कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगता है, ठीक है। और सही समय पर उपचार न होने से रोगग्रस्त व्यक्तियों में 10% में क्या हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रोगी की आंतों से रक्तस्राव होने लगता है दोस्तों, अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार बना रहता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया पूरे शरीर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है और आंतों में परेशानियां होने लगती है, ठीक है दोस्तों। जब आंतों में परेशानियां होगी तो उसी समय दोस्तों क्या होता है, उस आंत से रक्त स्रावित होने लगता है और साथ ही साथ रोग की जो नाड़ी की दर होती है वह क्या होती है दोस्तों, धीमी हो जाती है और शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम लोग इसके दोस्तों बचाव के उपाय के बारे में जानते हैं। आइए अब हम लोग इसके बचाव के उपाय के बारे में जानते हैं। बचाव के उपाय क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जो खाने वाली चीज़ें हैं दोस्तों उसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों, उसे ढक कर रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ जीवाणु को खाने तक ना लाने या ना ला सके, ठीक है दोस्तों। जो मक्खियाँ होती हैं वो जो बैक्टीरिया होता है उसे भोजन तक ना ला सके, ठीक है। अगला पॉइंट, रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रोगी के मल मूत्र थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जो रोगी इस बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, उस रोगी के मल मूत्र थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। तथा अगला पॉइंट क्या है, जल व अन्य पदार्थों को उबालकर प्रयोग में लेना चाहिए। जल जो है वह अन्य पदार्थों को उबालकर प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग जाते हैं किसी होटल पर, आपने देखा कि चाउमीन बनी है और वहीं पर मक्खियाँ और तमाम तरह के जो भी प्रदूषण है दोस्तों वही हो रहा है और आपका मन कर रहा है चाउमीन खाने का, तो आप लोग क्या करते हैं, वो खुली चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से खाते हैं और फिर वही आप बीमार होते हैं। चाउमीन ले लीजिए, समोसा ले लीजिए, ठीक है, फुल्की, इन सब चीज़ों को आप सेवन करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये सब खुली चीज़ें हैं और इन सब खुली चीज़ों पर आप देख रहे हैं कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, उसी चीज़ को खाने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों से खाने से, यानी जितने भी खुले पदार्थ हैं बाज़ार में, उनको खाने से बचना चाहिए। खासकर दोस्तों तेली पदार्थ वाली चीज़ें, खासकर तेली पदार्थ वाली चीज़ों से खाने से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ पर आप रह रहे हैं तथा अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करना चाहिए दोस्तों, जैसे आपके घर के सामने कोई नालियाँ हैं, ठीक है, गड्ढे हैं, ठीक है दोस्तों, आपके आंगन में पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इन सब चीज़ों की क्या करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने कमरे की प्रतिदिन सफाई करें आप, ठीक है। अपने बिस्तरों को कम से कम हफ्ते के एक अंदर, ठीक है, उसकी सफाई अच्छे से होनी चाहिए, आपको धुल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों, उसको धूप में दिखा देना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने अपने आंगन में फूलों की बगिया या तमाम तरह के फूल तथा तमाम तरह के पौधे लगाए हैं, तो दोस्तों उन पे भी क्या होते हैं, उन पे सही ढंग से हमें कीटनाशकों का प्रयोग भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे मच्छर की कुछ दवाइयाँ आ गई, मच्छर मारने के लिए आपको अपने घर में हफ्ते या 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, उसका कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। क्लियर हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, TAB के टीके
लगवाने चाहिए। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि टीएबी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। और दोस्तों जो अभी नहीं बता रहे हैं वो क्लास के ख़त्म होने के बाद, क्लास के ख़त्म होने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और कहीं से ढूंढ के आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में लिखवाया है, ठीक है। तो लिख लीजिए क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट, नीचे कमेंट का ऑप्शन है उसमें ज़रूर आप सब लोग बताने का प्रयास किया करें। और जो भी आपका क्वेश्चन रहता है तो क्लास का या आप कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों या तो इसी में कमेंट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंटों को देख लूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिया करूंगा, ठीक है दोस्तों। नीचे कमेंट का भी आप लोग लाइव चैट में तो कमेंट ही करते हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं जो आपकी कंफ्यूजन है, जो आपका कुछ क्वेश्चन रहता है, नीचे जरूर कमेंट करके हमें बता दिया करें। जो एक ऑफलाइन नीचे कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अभी लाइव चैट में तो आप लोग कर ही रहे हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन है तो उसमें बता दिया करें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होंगे मैं आपके क्वेश्चनों को ले लिया करूंगा और आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिया करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला दोस्तों, अब इस रोग के उपचार के बारे में जानेंगे। रोग के उपचार, इस रोग की जांच, हाँ देखिए विडाल टेस्ट, इस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट मैंने आपको लिखवाया भी है दोस्तों कि दोस्तों जो टाइफाइड की जांच है उसे क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट। क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण। और दोस्तों एड्स जांच के क्या लिए कहते हैं, एड्स जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि एड्स परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है। जैसे टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट परीक्षण है दोस्तों, वैसे एड्स जांच के लिए कौन सा परीक्षण होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। इस रोग का उपचार की जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है और इस रोग में क्लोरोमाइसिटिन, एम्पिसिलिन, इन तमाम तरह की दवाइयों का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट, अब रोगी के शरीर से पित्ताशय को निकालकर भी रोग का उपचार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए एड्स जांच के लिए दोस्तों, एड्स जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एड्स जांच के लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, मैंने आपको लिखवाया भी आपकी कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अब हम लोग दोस्तों असंक्रामक रोग देखेंगे। अभी हम लोग संक्रामक रोग देख रहे थे दोस्तों, अब हम लोग असंक्रामक रोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने आप सभी लोग, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को क्या कर सके दोस्तों, धुआं कर सके और आपकी आगामी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। चलिए असंक्रामक रोग क्या है दोस्तों, पहले आइए हम लोग इसी को जान लेते हैं। असंक्रामक रोग, तो जितने भी लोगों ने नहीं लिखा है दोस्तों वो अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट करते हुए चलें, और जो अपनी कॉपी में नोट किए हैं दोस्तों वो बच्चे समझते हुए चले, ठीक है। और जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, वो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास किया करें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके कमेंटों को देख सकूं और आपके प्रश्न के उत्तर मैं दे सकूं, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास किया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए असंक्रामक रोग क्या है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते असंक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं या वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके असंक्रामक रोग कहलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, पहला रोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे एलर्जी। आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि 4 संक्रामक रोग, 4 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट यानी कि पहली हेडिंग आप सभी लोग बना लेंगे एलर्जी। पहली हेडिंग क्या बना लेंगे दोस्तों आप सभी लोग, एलर्जी। देखिए एलर्जी हम में से कुछ लोगों को पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे पराग, चिंचड़ी, कीट, धूल, जल आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा इनके संपर्क में आने से क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में प्रतिक्रियात्मक स्वरूप से खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और यही क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है, ठीक है। देखिए
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अगर उनको जैसे भी सर्दी में वो कमरे में बैठे हैं, फैन चला दीजिए तो क्या होता है, अगर 10 मिनट भी वो हवा के संपर्क में रहते हैं तो उनको जुकाम टाइप में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकार का एलर्जी है। देखिए कुछ लोग क्या होता है दोस्तों, काफ़ी जहाँ पर पानी भरा होता है, जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, इन सब चीज़ों में जब देखते हैं वो पानी को, तो वो भी क्या होता है दोस्तों, उनमें एक प्रकार से एलर्जी टाइप में कुछ होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, और धूल के कण, ये तो सब आप जानते ही हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एलर्जी के लक्षण क्या है? एलर्जी के लक्षण, आइए दोस्तों अब हम लोग एलर्जी के लक्षण को जानते हैं। एलर्जी के लक्षण क्या है दोस्तों? तो हमारे शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। एलर्जी के पहला लक्षण क्या है दोस्तों? एलर्जी के द्वारा हमारे शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? शरीर में खुजली होती है। क्या होता है दोस्तों? शरीर में खुजली होती है। और अगला पॉइंट, छींक आती है। ठीक है दोस्तों, नाक से पानी बहता है। ये सब दोस्तों क्या हैं? एलर्जी के लक्षण हैं। क्लियर हो चुका? चलिए अब हम लोग रोग यानी कि एलर्जी ना हो इसके रोकथाम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग एलर्जी के रोकथाम के उपाय के बारे में जानते हैं। एलर्जी के रोकथाम के उपाय, हमें नए स्थान पर जाते समय वहाँ की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए अब आपको इस समय जम्मू कश्मीर जाना है, तो वहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, उससे संबंधित हमें पूर्व से तैयारी कर लेनी चाहिए। अर्थात यदि वहाँ पर धूल हो गया या तमाम तरह की और धूल, पराग आदि अधिक होने की संभावना होती है, तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। ठीक है, जैसा इसमें दिल्ली में आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्रदूषण बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको वहाँ जाना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, मास्क और तमाम तरह की सुविधाओं से वहाँ जाना है। ठीक है, तथा शरीर को पूरा ढककर बाहर निकलना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर प्रति हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख औषधियां हैं जिनके नाम आपको दिए गए हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आप सब लोगों ने। अगला पॉइंट दोस्तों, वातावरण में उपस्थित प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एलर्जी क्या है, तो वातावरण में उपस्थित प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा अब हम लोग असंक्रामक रोग कैंसर के बारे में जानते हैं। कैंसर के बारे में जानते हैं। कारक, सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं और ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनको कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण करने वाले जो भौतिक या रासायनिक अथवा जैविक कारक हो सकते हैं और ये कारक आपके कैंसर जन कहलाते हैं। ठीक है, एक्सरे किरणें, जो एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं। ठीक है दोस्तों, जो एक्सरे किरणें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक्सरे कराता है, अगर वो बार बार एक्सरे कराता है दोस्तों, तो उसके शरीर में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, गामा किरणें ये भी क्या करती हैं, हमारे शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करती हैं। और पराबैंगनी किरणें तो आप सभी को पता है कि यह दोस्तों क्या होती हैं, हानिकारक किरणें हैं और ये हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, कैंसर के लक्षण। दोस्तों कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती हैं। जो क्या होती हैं दोस्तों, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लक्षण क्या है दोस्तों, कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं और जो दोस्तों बढ़ती रहती हैं। क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगर बात करते हैं रोकथाम के उपाय। कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है और आजकल
कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। जो कीमोथेरेपी होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, रोग का यानी कि रोग इससे जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, और आजकल इसका सबसे ज़्यादा किसका प्रचलन है दोस्तों, कीमोथेरेपी का। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। कोशिकाओं के अनियमित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली अविभेदित कोशिकाओं को या कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कैंसर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कोशिकाओं के अनियमित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एस्कैरिस के बारे में। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग एस्कैरिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, एस्कैरिस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, और ये आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2013, 14, 19 और 20 में आया है। इस बार इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, एस्कैरियासिस क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइंट्स नामक गोल क्रीम से होता है। यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाला परजीवी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइंट्स नामक गोल क्रीम से होता है। ठीक है दोस्तों, और संक्रमित भोजन के साथ इस परजीवी के अंडे मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के आंत में पहुंच जाते हैं, और दोस्तों क्या करते हैं, आंत में इसके लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को संक्रमित कर देता है। किसके लार्वा दोस्तों, एस्कैरिस के। ठीक है, छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को क्या करता है, संक्रमित कर देता है, और यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। जो हमारी आंत है दोस्तों, उसमें यह परजीवी आंत में जो पचे हुए भोजन है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। और आंत में इसकी संख्या 500 से दोस्तों लगभग 5000 तक होती है। आंत में जो इसकी संख्या होती है दोस्तों, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 500 से 5000 होती है। चलिए इनके लक्षण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लक्षण व रोग जनकता। तो दोस्तों सिम्टम क्या है, आइए जानते हैं, और इनके रोग जनकता क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण हैं पेट में दर्द। क्या है दोस्तों, पेट में दर्द, उल्टियाँ, अपेंडिसाइट्स, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, सन्नित, घबराहट, ऐंठन आदि। ठीक है दोस्तों, परपोषी की आंत में इस परजीवी के होने का कोई विशेष नुकसान नहीं होता है, किंतु संक्रमित बालक कुपोषण का शिकार होकर दुर्बल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो व्यक्ति होता है या जो बच्चा होता है वह दुर्बल हो जाता है, और इनकी वृद्धि मंद हो जाती है। यानी कि जो वृद्धि होती है दोस्तों वह क्या होती है, मंद हो जाती है। रोगी को हमेशा वमन की इच्छा बनी रहती है, रोगी को हमेशा वमन की इच्छा बनी रहती है, जिससे मन व मस्तिष्क बेचैन रहता है। और आंत में एस्कैरिस की संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द, भूख न लगना, अनिद्रा, दस्त, उल्टी आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके कुछ डाउट हैं दोस्तों, जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स, लाइव चैट में मत कमेंट करिए। कुछ लोग लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं, नीचे का आपका कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप सभी लोग कमेंट कर दें, उसमें मैं आपके कमेंटों को देख लूँगा और फिर दोस्तों आपके कमेंट के आंसर दे दिया करूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, लाइव चैट में तो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको कुछ पूछना है और आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो नीचे एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसमें आप सभी लोग जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एस्कैरिस के द्वारा रोगी का उडुक अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उदर शूल
व उड़ुक पुच्छशोथ विकार हो जाते हैं। ठीक है, और रोगी के पित्त नली, अग्नाशय नाल आदि में एस्करिस के फंस जाने से स्थिति गंभीर हो जाती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि जो अग्नाशय है दोस्तों, अग्न्याशय है, यह दोस्तों कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, अग्नाशय है दोस्तों, यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो दोस्तों अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बताएं आप सब लोग जल्दी से। सुपर फास्ट कमेंट करें, सुपर फास्ट कमेंट करें, बिल्कुल सही, सुपर फास्ट कमेंट करें, सुपर फास्ट कमेंट करें आप सभी लोग जल्दी से, सुपर फास्ट। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। जो अग्नाशय है दोस्तों, यह क्या करता है, एक हार्मोन्स का श्रवण करता है, और वह दोस्तों हार्मोन्स है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन्स है, इंसुलिन। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया दोस्तों, कौन सा हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग समझेंगे कौन सा हार्मोन्स है दोस्तों, तो इंसुलिन हार्मोन्स है। ठीक है, और यह दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स है वह किस कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। किस कोशिकाओं से दोस्तों, तो बीटा कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन में जो पाई जाती हैं कोशिकाएं, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इंसुलिन है ये दोस्तों रक्त में दोस्तों शुगर की मात्रा है, रक्त में जो शुगर की मात्रा है उस शुगर की मात्रा को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। जो यह दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स है यह रक्त में शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर दोस्तों ये इंसुलिन बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि रक्त में जो शुगर के लेवल को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन, इंसुलिन हार्मोन्स। और यह दोस्तों अगर इंसुलिन हार्मोन्स काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है दोस्तों, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। चलिए क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एस्कैरिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है, एस्कैरिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है, जिससे फेफड़े, आंत की दीवारें व रक्त कोशिकाएं घायल हो जाती हैं, जिससे दोस्तों रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है, और फलस्वरूप रोगी दुर्बलता, सूजन, ऐंठन आदि का शिकार हो जाता है। क्लियर हो चुका होगा। और शिशु के एस्कैरिस विपथगामी भ्रमण द्वारा रोगी के मस्तिष्क, विक्र, नेत्र, मेरुदंड आदि में प्रवेश कर जाता है, जिससे इन अंगों को हानि पहुंचती है। क्लियर हो चुका होगा। आप सब लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में से जरूर बना लेंगे। ठीक है, या दोस्तों मेल है एस्कैरिस और ये फीमेल है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मेल एस्कैरिस है और ये दोस्तों फीमेल एस्कैरिस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग जरूर ले लें और इसको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाने का प्रयास किया करें। ठीक है, अपनी कॉपी में से ज़रूर आप सभी लोग बनाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एस्कैरिस के क्या रोकथाम है, रोकथाम के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, मल मूत्र खुला विसर्जन ना करना, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना है, भोजन करने से पूर्व हाथों को भली भांत धोना, शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना व स्वच्छ जल का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रोकथाम। क्लियर हो चुका होगा। ये पूरा इनका साइकिल है। एस्कैरिस लुब्रिकांट का जीवन चक्र है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसका आप सब लोग जरूर ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग जरूर ले लें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, निदान व चिकित्सा, आइए हम लोग इसको बारे में जानते हैं। निदान व चिकित्सा। एस्कैरिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसके अंडों की उपस्थिति से होती है। इस रोगी की जो पहचान है दोस्तों, यह उस व्यक्ति या उस रोगी के मल
में इसके अंडों की उपस्थिति से होती है। एस्केरिस द्वारा होने वाले रोग को एस्केरेसिस कहा जाता है। रोगी की आंत में कृमि को निकालने हेतु बथुआ का तेल, डिमेटोड, मिबेंडाजोल, जीटोमिसोल पी और हेट्रोजान, वर्मिसोल, कैस्ट्रॉक्स, जेंटल, एंटीपार, एल्कोपार, डिस्कैरिस, ये दोस्तों आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो औषधियाँ हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में 12 घंटे के उपवास के साथ हेल्केलिस, रियासिनॉल का तथा पाइपराजॉन, हेलमेसिडी, सीना के साथ आदि का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग मलेरिया के बारे में जानते हैं। आइए अब हम लोग मलेरिया रोग के बारे में जानते हैं। और दोस्तों यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बार आप सभी लोग अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और उनको भी इस क्लास में जरूर जोड़ने का प्रयास करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी बन जाती है उसको जरूर प्रेस कर दें ऑल पर। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित जितने भी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो घंटी दबाने के बाद ऑल जरूर आप सभी लोग दबा देंगे। ठीक है, जिससे क्लास के जो संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको सही समय पर प्राप्त हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग मलेरिया रोग के बारे में जानते हैं। और यह दोस्तों आपके पेपर में इसके आने की प्रबल संभावना बन सकती है। तो मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। किस रोग के लिए उत्तरदायी हैं? मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। किससे होता है दोस्तों? किससे होता है? प्रोटोजोआ जीव से। प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब दोस्तों मलेरिया रोग के लक्षण क्या है, मलेरिया रोग के सिम्टम क्या है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। लक्षण दोस्तों, इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। इस रोग में जो रोगी होता है उसकी भूख मर जाती है, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। रोगी को क्या होता है? तेज बुखार आता है। क्या होता है दोस्तों? रोगी को तेज बुखार आता है। अगला पॉइंट, रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है, यानी कि उसका उल्टी करने का मन होता है। ठीक है दोस्तों, रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है और रोगी का मुंह सूखने लगता है। जो रोगी होता है दोस्तों उसका मुंह क्या होता है? सूखने लगता है। और रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, काफी पेन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट उपचार की बात करते हैं। मलेरिया रोग के उपचार। ठीक है, अच्छे ढंग से आप सभी लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की साल के सत से बनाई जाती है और यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देती है। और कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ एटिब्रिन, बेवॉक्सक्विन, एमाक्विन, मेलोसाइड, मेलुब्रिन, निक्वाक्विन, रेसोचिन, कोमाक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित है। ठीक है,
क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ये कुछ औषधियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मलेरिया के बचाव व नियंत्रण के बारे में जानते हैं। मलेरिया से बचाव या इसके नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। ठीक है, नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। अगर मान के चलिए दोस्तों आपके आसपास गड्ढे हैं, उसमें पानी भरे हुए हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको मिट्टी के तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे जो दोस्तों क्या होते हैं, मच्छर के लार्वा हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं, जो लार्वा है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दोस्तों तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अगर हम मिट्टी के तेल को छिड़क देते हैं। चलिए, मच्छर के लार्वा को खाने वाली एक मछली है दोस्तों, गैम्बूसिया। ठीक है, जो मच्छर के लार्वा को खाती है, उसमें आप डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मछलियों को तथा बख्तों को पानी में छोड़ देते हैं और यूटिकुलेरिया जैसे पादपों को भी पानी में उगाते हैं। यूटिकुलेरिया क्या होता है दोस्तों, ये आपके भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अगर बात करते हैं, स्पेशल मेघालय राज्य। ठीक है, यूटिकुलेरिया एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसे हम लोग घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, या नेफेंथिस पौधा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, घटपर्णी पौधे वे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं उन स्थानों या उन मृदा में उगते हैं जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां की मृदा में दोस्तों क्या होता है, जहां की मिट्टी में क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो उस पर उगते हैं। और दोस्तों इनकी जो आकृति होती है वो घड़े के जैसे होती है। कैसी होती है, घड़े के जैसे होती है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन पूर्ति के लिए, यानी कि जो घटपर्णी पौधा है दोस्तों, यह नाइट्रोजन पूर्ति के लिए क्या करता है, अन्य जीवों का भक्षण करता है। क्या करता है दोस्तों, अन्य जीवों का भक्षण करता है, इसीलिए इसे घटपर्णी पौधा कहा जाता है और इसे ही कीटभक्षी पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक है, कीटों को यह क्यों खाता है, तो यह दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मच्छर के जनन। हाँ, अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे कि मैंने बता भी दिया, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए, नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। DDT BHC, इसका दोस्तों पहले आप सभी लोग फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, DDT BHC आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, जैसा कि क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डाराप्रिम, दवाओं का रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होता है। ठीक है, और मच्छरों को दूर भगाने हेतु अलाउड तेल, क्रीम, मच्छरदानी आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी काफ़ी टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, इसको आज हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, अगर क्लियर हो चुका तो जल्दी से हमें थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आज ये पूरे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग डेंगू के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, डेंगू के बारे में जानते हैं। डेंगू बुखार, यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेविवाइरिडी का कुल का सदस्य है और जिसे दोस्तों
क्लेवीवायरस कहा जाता है, क्लेवीवायरस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचरित होता है। डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप पाई जाती है, जिन्हें हम क्रमशः DENV1, DENV2, 3, 4 आदि कहते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों किसी व्यक्ति में एक भी स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन के प्रति प्रतिरक्षण न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है, और मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातःकाल एवं सायंकाल मनुष्य को काटती है। जो मादा मच्छर होती है दोस्तों, वह प्रातःकाल या सायंकाल मनुष्य को दिन में काटती है। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषक और मादा मच्छर इसकी द्वितीयक पोषक है। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट करने हेतु समय को उद्भवन काल कहते हैं। यह 3 से 7 दिन में, कभी कभी 10 से 12 दिन में का होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग डेंगू के लक्षण जानते हैं। देखिए, डेंगू बुखार को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है आपका साधारण डेंगू बुखार, एक होता है आपका प्रचंड डेंगू बुखार। साधारण डेंगू बुखार क्या है? इसमें तेज ज्वर के साथ तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर का आना, भूखना लगना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि हो जाती है। दोस्तों आपके साधारण डेंगू हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रचंड डेंगू बुखार, तो इसकी 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आइए जान लेते हैं। दोस्तों जानने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, झूठी शान वाले परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। जो दिखावा करते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? वो ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। ठीक है, जबकि बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, तो झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्थायी रूप से क्लास में बनना है और क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों हम लोग प्रचंड डेंगू बुखार, इसके 2 भागों के मैंने बताया। आइए इसको समझ लेते हैं, फिर दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। डेंगू रक्तस्राव ज्वर, इसमें क्या होता है दोस्तों? सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाता है, इसके आदि लक्षण है। ठीक है दोस्तों, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी मात्रा में दोस्तों घटती है। ठीक है, अगला पॉइंट, डेंगू घातक लक्षण, इनमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि लक्षण है। किसके दोस्तों? डेंगू घातक लक्षण। चलिए अगला पॉइंट, डेंगू के उपचार क्या है दोस्तों? देखेंगे, डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सा सहायता है और डेंगू में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन तथा कोडीन दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ दवाएं हैं। मच्छर के काटने से मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है दोस्तों, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं। अतः मच्छर के बचने के उपाय हैं, ये उपाय करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मच्छर के काटने से क्या क्या होता है दोस्तों? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं, अतः मच्छर से बचने के उपाय करने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, मैस्को की सनोफी फार्मा कंपनी में एक वैक्सीन डेगवॉक्सिन तैयार किया गया। इसका प्रयोग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डेंगू की रोकथाम के उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। आप सभी को इसको पता भी है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है दोस्तों। इसको बस आप सभी लोग एक बार अगर नहीं लिखे हैं तो अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले दोस्तों। ठीक है, आज ये चैप्टर को पूरा फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है, बस आप सभी लोग क्लास में ऐसे ही बने रहें। पहला पॉइंट, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल का संग्रह नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डेंगू मच्छर है दोस्तों वह गंदे जल में अंडे नहीं देता, वह दोस्तों स्वच्छ जल में ही क्या करता है, अपना अंडा देता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, मच्छर को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, रात में सोते समय आपको मच्छरदानी का उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाले जो क्रीम होते हैं, जो लोशन होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे टंकी है, कूलर है, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होना देना चाहिए दोस्तों, जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद अगर बात करते हैं जो आपके डेंगू मच्छर है, यह दोस्तों क्या करता है, यह दोस्तों आपका स्वच्छ जल में अंडे देता है। क्या करता है, स्वच्छ जल में अंडे देता है। ठीक है, और मच्छर को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, चिकनगुनिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं चिकनगुनिया। अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों चिकनगुनिया। हेडिंग बना लेंगे आप सभी लोग जल्दी से। चलिए अगला पॉइंट चिकनगुनिया। चिकनगुनिया दोस्तों यह एक विषाणु जनित रोग है। इसकी खोज किसने किया था, ठीक है, रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन ने WHO और ठीक है ने सन 1955 में की। यह विषाणु डोगावायरिडी कुल का एक अल्फा विषाणु है जिसका न्यूक्लिक अम्ल एक सूत्री यानी कि RNA, ठीक है दोस्तों सॉरी दोस्तों, चलिए मनुष्य में इस विषाणु को मादा एडिज इजिप्टिक मच्छर फैलाती है और एक अन्य मच्छर इसे टाइगर मच्छर कहते हैं। ठीक है, एक अन्य मच्छर जिसे टाइगर मच्छर कहते हैं। कौन सा मच्छर कहते हैं दोस्तों, टाइगर मच्छर कहते हैं। ठीक है, के द्वारा यह विषाणु मनुष्य में फैलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। चलिए चिकनगुनिया के लक्षण बताइए। चिकनगुनिया के लक्षण बताइए। तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों में जलन, हाथों पैरों एवं धड़ में चकत्ते बनना, जोड़ों में भयंकर दर्द होना, अनिद्रा आदि। चिकनगुनिया की रोकथाम एवं उन्मूलन। आइए इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, क्योंकि अभी चिकनगुनिया मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मच्छर के काटने से बचना चाहिए। चिकनगुनिया का रोकथाम क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपको अगर मच्छर काट रहा है तो उससे बचना चाहिए। ठीक है, मच्छरदानी, लोशन, क्रीम आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मच्छर के फैलने को, मच्छर जो फैल रहे हैं जिस कारण से, उसको नियंत्रित करना चाहिए और मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकना चाहिए। अगर दोस्तों मच्छर पानी में अंडे देते हैं जैसा आप सभी को पता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, आपको मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। ठीक है, यह गैम्बूसिया एक मछली है दोस्तों, वह क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खाती है, उसको पानी में डाल देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, उपचार। इसके उपचार हेतु क्लोरोक्विन औषधि का उपयोग होता है और बुखार तथा दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामॉल एवं नेप्रोक्सिन दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अब हम लोग फाइलेरियासिस रोग के बारे में जानते हैं। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह ऐसे क्षेत्रों अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं व दूषित जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह रोग एक निमेटोड वाउचेरियन ब्रैंकोफ्टिक नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। किसमें रहता है दोस्तों, लसिका वाहिनियों में रहता है। ठीक है, इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं से रोग होता है और जीवित अवस्था में यह एलिफेंटियोसिस या फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसे हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाथी पांव भी कहते हैं। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम की कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों में मोटा कर देती है और शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके कुछ
पॉइंट है। चलिए इसके रोकथाम को जान लेते हैं दोस्तों। इस रोग में बचाव के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए तथा मच्छर के काटने से बचना चाहिए और वयस्क क्रीम को मारने के लिए आर्सेनिक की निर्मित दवा MSZ का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइन नामक दवा प्रभावी होती है। क्लियर हो चुका हो दोस्तों, ये कुछ इसके रोकथाम है। आइए दोस्तों अब हम लोग थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं। थैलासीमिया क्या है दोस्तों? यह बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में अनियमितता हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं और इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद होती है। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन एवं बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में अनियमितता होने से होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों तेजी से नष्ट होती हैं और रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है और रक्त की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता एवं बार बार रक्त चढ़ाने के कारण रोगी के शरीर के अतिरिक्त लौह तत्व जमा होने लगते हैं, जो हृदय, यकृत और फेफड़ों में पहुंचकर प्राण घातक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्राण घातक होते हैं। चलिए लक्षण के बारे में जानते हैं दोस्तों। सूखता चेहरा, जो चेहरा होता है दोस्तों सूखने लगता है, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में थैलेसीमिया रोग के होने पर दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बचाव और सावधानी क्या है? थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में अधिक बाहरी रक्त चढ़ाने एवं दवाइयों की आवश्यकता होती है, इस कारण इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिसमें 10 से 12 वर्ष के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए, सही इलाज करने पर 25 वर्ष व इससे अधिक जीने की आशा होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। विवाह से पहला महिला पुरुष की रक्त की जांच कराया जाए दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच कराया जाए। रोगी की हीमोग्लोबिन 11 या 12 बनाए रखने की कोशिश करें। समय पर दवाइयाँ लें और इसका इलाज पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग एल्कोहल हेडिंग डालेंगे। एल्कोहल, इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले दोस्तों। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एक नया चैप्टर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चले। एल्कोहल शराब का सेवन करने से एल्कोहल पर निम्नलिखित प्रमुख दुष्प्रभाव होते हैं। यानी कि एल्कोहल यानी कि शराब आपका सेवन करते हैं दोस्तों, तो शरीर पर क्या प्रमुख दुष्प्रभाव होते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट दोस्तों, हाँ, एल्कोहल हेडिंग डाल लेंगे आप सभी लोग और उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। ठीक है, शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण समाप्त होना, मस्तिष्क कमजोर होना, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाना, विचार शक्ति लुप्त होना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना, एकाग्रता की जो कमी हो जाना आदि लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। शराब में एल्कोहल होता है जो कोशिकाओं से जल और शरीर की अनियंत्रित ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को तेजी से अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों, और जिससे परिणाम स्वरूप जो लीवर होता है वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है। क्लियर हो चुका होगा, जिससे क्या होता है, वो लीवर हमारा प्रभावित होता है। अगला पॉइंट, एल्कोहल अमाशय तथा आंतों की श्लेष्मा झिल्ली को हानि पहुंचाता है। इसके फलस्वरूप पेप्टिक अल्सर हो जाता है। कभी कभी पेप्टिक अल्सर के फोड़े कैंसर भी बन जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, कोशिकाओं से जल अवशोषित होने के कारण वे नष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे शरीर विशेषकर मांसपेशियां दुर्बल और शिथिल ढीला ढाला पड़ जाती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, विशेषकर विटामिन बी श्रेणी के विटामिन जैसे थायमिन आदि, ये विटामिन के रासायनिक नाम है, उनका वितरण अनियमित हो जाता है, जो शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां या रोग उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, इसको आप सभी लोग अपनी क्लास समाप्त होने के बाद अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, रुधिर परिसंचरण मुख्यतः त्वचा की
और अधिक होने से त्वचा का रंग लाल हो जाता है और वास्तव में इन स्थानों की रुधिर कोशिकाएं चौड़ी हो जाती है, अतः इन स्थान पर ताप अधिक हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग ड्रग्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। ड्रग्स या नशीली दवाएं। ठीक है, ड्रग्स या नशीली दवाएं। ठीक है, क्या है दोस्तों ड्रग्स, आइए जानते हैं। नशीली औषधियों को शरीर पर प्रभाव के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला दोस्तों सामक व निद्रा कारक। वे औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उच्च केंद्रों पर प्रभाव डालती हैं और कुछ क्षण के लिए चिंताओं को दूर करती हैं, तनाव व बेचैनी को कम करती हैं, निद्रा लाती हैं, जैसे आपकी लुमिनल, इक्वेनिल, बर्ब्यूटेरिक अम्ल। ये दोस्तों सामक व निद्रा कारक औषधियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उत्तेजक। ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का उत्तेजित करती हैं और इससे कष्ट होता है उससे राहत तथा ठीक होने की संवेदना प्राप्त होती है। इसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है और इनकी अत्यधिक मात्रा जो है दोस्तों वह उग्रता उत्पन्न करती है। ठीक है, उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, उत्तेजक वाले अगर हम लोग ड्रग्स या नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग से चुस्त होने का एहसास व आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जैसे दोस्तों कैसीन हो गया, कोकोन हो गया, आपका टॉफरेलिन हो गया, मेथिल डेफिनिट आदि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों विभ्रम, जो यानी कि भ्रम में डाल देती हैं। ठीक है, वे पदार्थ श्रवण या दृष्टि, ये पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, श्रवण या दृष्टि भ्रम उत्पन्न करते हैं। इनके प्रयोग से रंग न होते हुए भी रंग का आभास होता है। व्यसनी को रंगीन स्वलिप्न दुनिया का आभास होता है। इसके कारण प्रसन्नता का झूठा आभास होता है तथा समय तथा दूरी का उचित सामंजस्य नहीं रहता है। ठीक है, LSD क्या होता है दोस्तों, लाइसर्जरिक एसिड डाइएथिलेमाइड। ठीक है, ये दोस्तों विभ्रमकारी पदार्थ हैं। ठीक है, चरस, गांजा, हरीश, ये सब क्या है दोस्तों, विभ्रमकारी पदार्थ हैं। ठीक है, ओपिएट, इसको आप सब लोग जरूर नोट करेंगे। ओपिएट क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपिएट। ठीक है, ओपिएट नारकोटिक तथा दर्दनाशक दवाइयों का एक वर्ग है जिसमें अफीम तथा इसके स्राव से बने मार्फिन, हेरोइन, कोडीन, मिथोडोन तथा पैथिडीन आदि आते हैं। ये दर्द, चिंतक तथा तनाव को कम करते हैं। इससे निद्रा व सुस्ती आती है। व्यसनी स्वयं को अच्छा महसूस करते हैं। इसमें से हीरोइन सबसे खतरनाक है। जो दोस्तों इस हीरोइन है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट तंबाकू दोस्तों। ठीक है, अपनी कॉपी में ज़रूर आप सभी लोग उसको नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तंबाकू दोस्तों क्या है, तंबाकू का सेवन पान, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, पान मसाला आदि किसी भी रूप में किया जाए, इसके सेवन के अनेक दुष्प्रभाव होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुछ हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसा पहला दोस्तों क्या है, तंबाकू में निकोटीन नामक विष होता है जो फेफड़ों में एकत्रित होकर कैंसर, दमा, तपेदिक आदि भयंकर रोगों से यानी कि आदि भयंकर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तंबाकू के सेवन से रुधिर परिसंचरण की गति बढ़ जाती है जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधित अन्य रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, धूम्रपान द्वारा तंबाकू का सेवन करने से अपने मार्ग, मुख, गला, फेफड़ों आदि की श्लेष्म कला पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, इससे कैंसर जैसे भयंकर रोग की संभावना यानी कि होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, श्लेष्म कला प्रभावित होकर अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मक स्रावित करती है जिससे खांसी, कफ और बाद में रोगाणुओं की रोकथाम की शक्ति कम होने से दमा, तपेदिक जैसे संक्रामक रोग में भी शरीर में असर आसानी से क्या होती है दोस्तों, घायल कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट, तंबाकू के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। आमाशय और आंतों में सूजन आना, गैस अधिक बनना, कब्ज होना, भूख कम लगना, ये दोस्तों क्या है, ये सब इसके लक्षण हैं। क्लियर हो चुका होगा, और भी ये लक्षण है दोस्तों। एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि दोस्तों
गर्भवती स्त्रियों के लिए धूम्रपान करना विशेषकर हानिकारक होता है। इससे गर्भावस्था में शिशु है दोस्तों, उसको स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और धूम्रपान के द्वारा तंबाकू का सेवन आँखों पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, ये कुछ लक्षण है दोस्तों। ठीक है, इनके रोकथाम क्या है आइए जान लेते हैं। यौनावस्था में मानव को नशीले पदार्थ व एल्कोहल के सेवन से रोका जा सकता है, जिसमें दोस्तों ऐसे मानव जो नशीला पदार्थ ले रहे हैं उन्हें उचित शिक्षा व परामर्श देकर तथा योग्य मनोवैज्ञानिक की सहायता लेकर नशीले पदार्थ एवं एल्कोहल के अति प्रयोग की रोकथाम व नियंत्रण में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। अगर आपसे ये पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए कोरोना वायरस पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों, इसको आइए समझ लेते हैं। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मनुष्य के सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र की समस्या तक क्या करता है दोस्तों? पैदा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोरोना वायरस से SARS, MERS जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। इस वायरस का नाम इसके आकार के आधार पर रखा गया है। ये वायरस जानवर और मनुष्य दोनों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। दिसंबर 2019 में, अभी हाल ही में दोस्तों, ये आपका करंट का कुछ क्वेश्चन है वो इस PDF में मैंने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पहला मामला जानकारी में आया और शोध में सामने आया कि यह कोरोना वायरस सांप से मनुष्यों तक पहुंचा। वहां पर लोग, ठीक है दोस्तों, जो जूस होता है उसको क्या किया गया था, यानी कि इसके जूस हो गए, यानी कि चीन के वुहान शहर में दोस्तों सांपों के जूस, ठीक है, और सब चीज़ों के चमगादड़, इनका यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, यह वायरस एनिमल्स से संबंधित है और मीट के होलसेल मार्केट, पोल्ट्री फार्म, सांप, चमगादड़ एवं फार्म एनिमल्स के जरिए मनुष्य में आया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण श्वसन तंत्र में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी के लक्षण बेहद कॉमन हैं और कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो तब भी उसमें ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, जैसे नाक बहना, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश, दर्द, थकान और उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया आदि ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस फैलने से रोकना। इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इस समय WHO का प्रमुख कौन है। ठीक है, और WHO की स्थापना कब की गई, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं जो कि निम्न है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, और ये दोस्तों ये आपके पेपर में इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सकती है। ठीक है, बीमार मरीजों को सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी भी में दिखे तो उसे दूर ही रहें। जिन देशों या जगहों में इस प्रकार की बीमारी फैला है वहां यात्रा करने से बचें। हाथों को अच्छी तरह से धोएं, हाथों की सफाई पर पूरा ध्यान रखें, और दोस्तों छींकते या खांसते समय दोस्तों अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें, और अपने हाथ और अंगुलियों से आँख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब आप उपाय हैं। ठीक है, अब दोस्तों कोरोना वायरस से मौतें भी हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि कोरोना वायरस की शुरुआत सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसे से होती है, लेकिन अगर इसका केस गंभीर हो जाए तो इस इन्फेक्शन की वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, जिस वजह से मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि यहाँ आपको क्लास कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। यह दोस्तों मानव रोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हम लोगों ने देखा। आप सभी लोगों को कैसी लगी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो आप सभी लोग कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपके कमेंट को देखकर आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मोटिवेशनल कोट क्या है, चलते चलते पढ़ाई व पढ़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बस पढ़ाई रोकना नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोरोना लग गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है दोस्तों। कोरोना आपकी पढ़ाई को रोक नहीं सकता, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, ठीक है दोस्तों। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ठीक है। अपने माता पिता के उनका ख्याल रखें दोस्तों, बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, ठीक है दोस्तों। तो यह क्लास आप सभी को कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।